नमस्कार। हमारे विशेष कार्यक्रम जनादेश में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं असीम मिश्रा। जनादेश यानी कि लोकसभा चुनावों की स्पष्ट और निष्पक्ष खबरें। 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी बचे हुए 5 चरणों के लिए चुनाव प्रचार इन दिनों जोरों पर है। चुनाव प्रचार में सभी पार्टियों के दिग्गज नेता जनादेश हासिल करने के लिए पूरी ताकत झोंक रहे हैं। बताएंगे क्या रही आज दिन भर की चुनावी सरगर्मियां और चुनावी हलचल। साथ ही साथ जानेंगे दिन भर क्या चले बयानों के तीर और समीकरण किस ओर कर रहे हैं इशारा। तो आइए शुरू करते हैं अपना खास कार्यक्रम जनादेश, लेकिन उससे पहले सबसे पहले नजर डालेंगे इस वक्त की तमाम चुनावी सुर्खियों पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की महाराष्ट्र और तेलंगाना में जनसभाएं। तेलंगाना के रंगारेड्डी में कांग्रेस और बीआरएस पर बरसे पीएम। कहा कांग्रेस बीआरएस एक ही भ्रष्टाचार रैकेट के सदस्य। दिल्ली के शराब घोटाले पर कार्रवाई हुई तो रैकेट के सारे सदस्य आए एक साथ। भाजपा नेताओं ने प्रचार में झोंकी पूरी ताकत। अमित शाह ने असम और पश्चिम बंगाल में किया प्रचार। फेक वीडियो पर विपक्ष को घेरा। जेपी नड्डा ने कर्नाटक में भ्रष्टाचार पर कांग्रेस पर किया हमला। राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में प्रचार कर मांगे वोट। कांग्रेस समेत अन्य दलों ने चुनाव प्रचार किया तेज। मल्लिकार्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ में रैली कर भाजपा पर किया हमला। राहुल गांधी ने मध्य प्रदेश में रैली कर जीत का किया दावा। ममता बनर्जी ने मालदा में की चुनावी जनसभा। घर घर जाकर प्रचार में जुटे असदुद्दीन ओवैसी। और चुनाव के लिए प्रत्याशियों के नामांकन भरने का सिलसिला जारी। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे पीयूष गोयल और बांसुरी स्वराज ने दाखिल किया नामांकन। विधानसभा के लिए ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भरा पर्चा। और देश में दूसरे चरण के मतदान के बाद बाकी बचे चरणों के लिए प्रचार ने जोर पकड़ लिया है। एनडीए और इंडी गठबंधन के दिग्गजों की चुनावी रैलियों और बयानबाजी का सिलसिला भी लगातार जारी है। तो आइए देखते हैं हमारे विशेष कार्यक्रम में दिन भर की चुनावी हलचल क्या है जनता का जनादेश। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का धुआंधार चुनाव प्रचार जारी है। पीएम ने मंगलवार को महाराष्ट्र और तेलंगाना में एक के बाद एक 4 चुनावी रैलियां की। तेलंगाना की रैली में पीएम ने डबल आर टैक्स का मुद्दा उठाया तो महाराष्ट्र की रैलियों में पीएम ने कांग्रेस के 60 साल और बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का जिक्र करते हुए कांग्रेस के शासनकाल की लोगों को याद दिलाई। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तेलंगाना के जहीराबाद में राज्य की कांग्रेस सरकार पर चर्चित डबल आर टैक्स पर तो बरसे ही, साथ ही ये भी कहा कि महिलाओं का अपमान करने वाला चाहे कितना भी बड़ा आदमी क्यों ना हो, उसे बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री ने जनसभा में तमाम उदाहरण देकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी और उनके परिवार से पीएम बनने वाले लोगों पर संविधान का अपमान करने का बड़ा आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस का संविधान से कोई लेना देना नहीं है और वो बस सत्ता अपने पास रखना चाहती है। ये शाही परिवार को सत्ता खुद के पास रहे तो सब कुछ अच्छा, लेकिन इस देश में सत्ता अगर उनके हाथ से चली जाए तो सब कुछ निकम्मा। ये वो लोग हैं जो पार्लियामेंट चलने नहीं देना चाहते। ये वो लोग हैं जो चुनाव में इलेक्शन कमीशन जो परंपरा है नियुक्ति की, अब इलेक्शन कमीशन पे सवाल उठाते हैं। ये लोग ईवीएम पर सवाल उठाते हैं और अब अपनी वोट बैंक के लिए संविधान को बदनाम करने पर निकले हैं। लेकिन कांग्रेस वाले सुन ले, उनके चट्टे बट्टे सुन ले, उनकी पूरी जमात सुन ले, जब तक मोदी जिंदा है मैं दलितों का आरक्षण, आदिवासियों का आरक्षण,
ओबीसी का आरक्षण मुसलमानों को धर्म के आधार पर नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा, नहीं देने दूंगा। इससे पहले प्रधानमंत्री ने महाराष्ट्र के लातूर में विशाल जनसभा को संबोधित किया। पीएम ने कहा कि जब वे एक भारत श्रेष्ठ भारत की बात करते हैं तो कांग्रेस के शहजादे को बुखार चढ़ जाता है। उन्होंने कहा कि देश को खंड खंड में देखने वाले लोग पीएम पद को बांटना चाहते हैं। उन्होंने नए भारत में आ रहे बदलावों का जिक्र किया और साथ ही कांग्रेस को उस दौर की भी याद दिलाई जब आतंकी घटनाओं पर लचर रवैया अपनाया जाता था। कांग्रेस के उस दौर में हेडलाइन होती थी, भारत ने मुंबई आतंकी हमले पर पाकिस्तान को एक और डोजियर सौंपा। डोजियर सौंपा, ये बहुत बड़ी खबर होती थी। हमारे कुछ ऐसे मीडिया में बैठे लोग थे, वो भी ताली बजाते थे, हाँ देखो डोजियर भेज दिया, मतलब घटना की फाइल भेजना। आज भारत डोजियर नहीं भेजता है, आज भारत घर में घुस करके मारता है। पीएम मोदी ने महाराष्ट्र के माढ़ा में भी जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने रैली के दौरान कांग्रेस के 60 साल और बीजेपी सरकार के 10 साल के कार्यकाल का जिक्र किया। उन्होंने कांग्रेस और उनके नेताओं की माओवादी सोच पर भी निशाना साधा। कांग्रेस के शहजादे गली गली में घूम करके कह रहे हैं कि उनको मौका मिलेगा तो वो आपका एक्सरे निकालेंगे। जो आपकी मेहनत का पैसा लूट ले, ऐसी सरकार चाहिए क्या? आपकी संपत्ति छीनने का उनका इरादा, ये खतरनाक इरादा है। ये मार्क्सवादियों का विचार है, इन नक्सलवादियों का विचार है, और इसलिए ऐसे लोगों से एक भी आदमी जीत करके दिल्ली नहीं जाना चाहिए। पीएम मोदी ने पूर्व की सरकारों के दौरान महाराष्ट्र में सूखे से परेशान किसानों की दशा का जिक्र किया। उन्होंने कहा कि 15 साल पहले एक बहुत बड़े नेता माढ़ा चुनाव लड़ने आए थे। तब उन्होंने डूबते सूरज की शपथ लेकर कहा था कि यहां वे सूखे से प्रभावित क्षेत्रों तक पानी पहुंचाएंगे, लेकिन उन्होंने अपना वादा पूरा नहीं किया। अब उन्हें सजा देने का समय आ गया है। ब्यूरो इनपुट के साथ योगेश उर्मिलेश, ओपी यादव और विशाल बैरिस्टर की रिपोर्ट, डीडी न्यूज। तो आपने हमारी ये स्पेशल रिपोर्ट देखी। हमारे साथ हमारे सहयोगी योगेश शीतल इस वक्त मराठवाड़ा, महाराष्ट्र के मराठवाड़ा क्षेत्र में इस वक्त मौजूद हैं। वहाँ की सियासी हकीकत को समझते या टटोलते हुए इस वक्त वो वहाँ पे मौजूद हैं। सबसे पहले योगेश, मैं आपसे यही आज जानना चाहूँगा कि इस बार का जो 2024 का चुनाव है और बीते महीनों में, बीते वर्षों में महाराष्ट्र की सियासत ने जिस तरह से करवट बदली है, चाहे वो शिवसेना की बात हो, 2 टुकड़े हो गए, एनसीपी की बात हो, उसके भी 2 हिस्से हो गए। अब इन तमाम बदली हुई स्थितियों परिस्थितियों के बीच में जब इस बार का लोकसभा का चुनाव होने जा रहा है और तीसरे चरण में मराठवाड़ा के कई अहम सीटों पर चुनाव होने जा रहे हैं, क्या कुछ आपको वहां पे समझ, जमीनी हकीकत वहां पे क्या है, समीकरण किस तरह के हैं? असीम, सबसे पहले आपके प्रश्न के आखिरी हिस्से में आऊंगा। जिन सीटों की आपने बात की, मराठवाड़ा में इस चरण में 2 सीटें हैं, उस्मानाबाद और लातूर। इससे पहले जो दूसरा चरण का चुनाव हुआ था उसमें मराठवाड़ा की 3 सीटें थी, अलग अलग 3 सीटें थी। और इससे पहले जब पहला चरण था उसमें विदर्भ की 5 सीटें थी और दूसरे चरण में विदर्भ की 5 सीटें थी। तो कुल मिलाकर पहले चरण में 5 सीटों पे चुनाव हुआ, दूसरे में 8 और तीसरे में 11 सीटों पे जो मतदान होना है 7 तारीख को, उनमें 2 सीटें मराठवाड़ा की हैं, 2 कोंकण रीजन की हैं, जिसमें कि सिंधुदुर्ग रत्नागिरी 1 लोकसभा है और दूसरा रायगढ़ है। और इसके अलावा 7 सीटें जो है वो वेस्टर्न महाराष्ट्र में, जिसमें बारामती सबसे हॉट सीट है। अब मैं आपके सीधे सवाल पे आता हूं कि जो चुनाव का अभी जो चुनाव की सियासत है या फिर जो समीकरण है या जो रैलियां हो रही है, जो राजनीति, इस पर कितना असर है और पहले से किस तरह लगे? बिल्कुल आपने सही कहा, जब से शिवसेना टूटी है और जब से एनसीपी टूटी है, कई सारे समीकरण बदले हैं। और ये जो चरण है इसमें इसलिए काफी महत्वपूर्ण है क्योंकि जो एनसीपी की अगर आप सिर्फ बात कीजिए
तो जो पूरा शुगर बेल्ट है, जो बेसिकली जो कोऑपरेटिव सेक्टर आप बोलते हैं, वो पूरा पश्चिमी महाराष्ट्र में है और पश्चिमी महाराष्ट्र की सबसे ज्यादा 7 सीटें इस चरण में हैं। पश्चिमी जो महाराष्ट्र है उसकी ही 7 सीटें, इससे पहले पश्चिमी महाराष्ट्र की एक भी सीट पे मतदान नहीं हुआ था। ये पहली बार है जो पश्चिमी महाराष्ट्र की सीटों पे मतदान होगा। जो अजीत पवार है, जो कि आप कह सकते हैं कि जो शरद पवार की पुरानी पार्टी थी उससे नई पार्टी निकल के अजीत पवार ने अपनी पार्टी बनाई, इसमें जो 3 सीट है वो सबसे महत्वपूर्ण है, जिसमें कि आप कह सकते हैं कि नाक का सवाल होगा अजीत पवार के लिए। उसमें से एक सीट जो है उस्मानाबाद है, दूसरी सीट रायगढ़ है और तीसरी सीट जो है वो है बारामती। उस्मानाबाद में अर्चना पाटिल, जिनके लिए प्रधानमंत्री आज यहाँ पे रैली करने के लिए आए थे, अर्चना पाटिल यहाँ से कैंडिडेट हैं, विपक्ष में जो है ओमराजे निमालकर हैं। रायगढ़ में जो है रायगढ़ अगर देखें तो एनसीपी का हमेशा रायगढ़ होल्ड रहा है, सुनील तटकरे वहां से चुने जाते रहे, वहां है। और बारामती में तो एनसीपी का आप कह सकते हैं कि द पवार्स की जो फाइट है वो वहां पे, जिसमें कि सुनेत्रा पवार और सुप्रिया सुले सीधे आमने सामने में है। अगर वर्चस्व जिसको मिला वो महाराष्ट्र की विधानसभा के लिए बार्गेनिंग पावर अपना मजबूत कर पाएगा, क्योंकि इसी साल अंत में महाराष्ट्र का विधानसभा चुनाव भी है। अब आते हैं प्रधानमंत्री की रैली पे। 3 रैली आज प्रधानमंत्री की यहाँ पे थी, अलग अलग जगहों पे रैली हुई, जैसा कि आपने कहा भी कि लातूर, उस्मानाबाद और माढ़ा 3 जगहों की रैली हुई। प्रधानमंत्री की अगर आप बात को सारांश में देखेंगे तो उन्होंने किसानों के विषय को बहुत ही संजीदगी से छुआ। कुल 26 कृषि परियोजनाएं थी जो यहाँ पे लंबित थी कांग्रेस के समय से, उसको किस तरीके से सरकार ने चलाया, फिर साथ में किसान सम्मान निधि के तहत किस तरीके से करोड़ों रुपए की राशि किसानों को दी गई, कई सारी परियोजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, योजनाओं का उन्होंने जिक्र किया, स्वनिधि की योजनाओं का जिक्र किया, तमाम जो है योजना और सरकार की नीतियों की बात की। अब बात आते हैं विपक्ष की, तो देखिए शरद पवार की बात अगर आप कीजिए तो शरद पवार काफी सक्रिय हैं, खास करके क्योंकि उनका बेल्ट है। शरद पवार काफी सक्रिय हैं। शरद पवार जहां भी जा रहे हैं उद्धव ठाकरे उनके साथ जा रहे हैं और साथ में कांग्रेस के नेता है वो भी साथ जा रहे हैं। रैलियां इंटेंसिफाइड है। अभी कल कोल्हापुर में जो है योगी आदित्यनाथ की रैली है, सोलापुर में भी उनकी रैली है। कुल मिला के राजनीतिक तापमान काफी ज्यादा है और सबसे महत्वपूर्ण बात जो कि इस चरण में है वो ये कि हर पार्टी की जो प्रतिष्ठा है वो दांव पर है। असीम जी बताएं। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया योगेश। तो बहुत सारे लीडर्स की जो प्रतिष्ठा है वो अगले चरण में, तीसरे चरण में महाराष्ट्र में, खासकर मराठवाड़ा जो रीजन है उसमें प्रतिष्ठा दांव पर लगी हुई है। फिलहाल आपका बहुत बहुत शुक्रिया इन तमाम ताज़ा अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए योगेश शीतल आपका। बढ़ेंगे आगे, यहाँ रुकेंगे बहुत ही छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने। कब से हम इंतजार कर रहे हैं, कहाँ थे तुम? सॉरी सिस्टर, वो रास्ते में हमारा वोटिंग बूथ पड़ता है तो बस वोट डालने रुक गया था। वोट? अरे पहले दादाजी को ले जाते फिर वोट दे आते। बेटा, जिनकी वजह से मेरा मुफ्त में इलाज हुआ, पहले उसे तो वोट देना चाहिए ना। हाँ दादा। वापसी पे वोटिंग बूथ पे रुककर फिर घर चलेंगे। ठीक है दादा। आराम से। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। डिलीवरी बॉय हैज पिक्ड योर ऑर्डर। अरे भाई पता है भूख लगी है। 30 मिनट का मैसेज नोटिफिकेशन आया था ना। मैसेज के सारे थोड़ी बैठ सकते हैं। कल आपने कुछ शेयर्स बेचे थे ना? हाँ, तो चेक किया? मैसेज आया तो था। सिर्फ मैसेज काफी नहीं है। आप शेयर मार्केट में कोई भी ट्रांजैक्शन करते हैं ना, तो स्टॉक एक्सचेंज से आए एसएमएस या ईमेल को अपने डीमैट अकाउंट और बैंक स्टेटमेंट के साथ भी टैली कीजिए। बेटा भूख में ना दिमाग बंद हो जाता है। समझ कर इन्वेस्ट कर। बहाना नंबर 11, नींद पूरी करने का डे। बहाना नंबर 28, ट्रिप पर जाने का डे। 39, बिंज वॉच ऑल सीजन्स। 65, घर की सफाई का डे। एक वोट ना डालने से क्या होगा? और सबसे बड़ा बहाना, isn't it a holiday today? हॉलिडे? 101 बहाने हैं वोट ना डालने के, पर इस चुनाव के पर्व में एक ही रीजन काफी है वोट डालने का। वो है हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी, देश और हमारे फ्यूचर के लिए। तो चलो सब मिलकर मनाते हैं इस चुनाव के पर्व को गर्व के साथ। मैं क्या जी, सब जानते हैं, जहां दिखे मारियो, अपना समझ के खा लियो। स्वाद से सबको दीवाना कर दे, दीवाना कर दे। पता का चाय, गजब का स्वाद। अरे ममता, कहाँ जा रही है भरी दोपहरी में? कहीं नहीं माँ, बस वोट डाल कर आई। बाहर धूप देख रही है? तुम इतने कड़ी धूप में मीलों चलकर पानी लेने जाती थी और आज हमारे घर में खुद पानी चलकर आता है।
अरे माँ, जिसने घर तक नल से जल पहुंचाया है उसको वोट देने के लिए धूप छांव थोड़ी ना देखेंगे। चलो माँ, साथ चलते हैं। जिसकी गारंटी ने जिंदगी संवारी, उसको वोट देने की गारंटी हमारी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। आज दही बड़ा खाने का मन है। वाह क्या स्वाद! असली स्वाद तो MDH दही बड़ा रायता मसाले से ही आता है। और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तीसरे और बाकी चरणों के लिए चुनाव प्रचार अभियान जोर पकड़ लिया है। बीजेपी समेत एनडीए में शामिल तमाम दलों के दिग्गज नेता देश के अलग अलग हिस्सों में चुनाव प्रचार में जुटे हुए हैं, तो वहीं पार्टी प्रवक्ता और नेता भी अलग अलग मुद्दों पर विपक्ष पर हमलावर हैं। पहले 2 चरणों के मतदान के बाद बाकी चरणों के लिए प्रचार अभियान ने जोर पकड़ लिया है। सभी दलों की ओर से चुनाव प्रचार लगातार तेज होता जा रहा है। तमाम राजनीतिक दल मतदाताओं को अपने पक्ष में रिझाने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी कड़ी में भाजपा के वरिष्ठ नेता अमित शाह ने असम और पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार की कमान संभाली। गुवाहाटी में उन्होंने कहा कि विपक्ष की हताशा और निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सार्वजनिक किया है। इसके अलावा उन्होंने पूर्वी बर्धमान में ममता सरकार को घेरते हुए कहा कि यहाँ की जनता टीएमसी से त्रस्त है और इसलिए हमें यहाँ बड़ा जनाधार मिल रहा है। उनकी हताशा, निराशा इस स्तर पर पहुंच गई है कि उन्होंने मेरा और कुछ भाजपा नेताओं का फेक वीडियो बनाकर सबके बीच में सार्वजनिक किया। मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, इस कक्षा के व्यक्तियों ने भी इस फेक वीडियो को फॉरवर्ड करने का काम किया। अब स्पष्ट हो चुका है। सौभाग्य से मैं जो बोला था उसका भी रिकॉर्डिंग हुआ था, तो वो रिकॉर्ड हमने सबके सामने रखा। दूध का दूध, पानी का पानी हो गया और आज कांग्रेस पार्टी के प्रमुख नेता क्रिमिनल ऑफेंस को फेस कर रहे हैं। ये दीदी और उनका भतीजा अभिषेक दोनों भाजपा से डरे हुए। मैं बताने वाला हूं आपको कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता डरने वालों में से नहीं है। ममता दीदी, जितना संतरास करना हो वो कर लो। आपका और भतीजे का विदाई अब सुनिश्चित है, आपको जाना है तय कर। वहीं भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने कर्नाटक में प्रचार का मोर्चा संभाला। प्रदेश में विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान उन्होंने एनडीए उम्मीदवारों के लिए वोट मांगे। उन्होंने प्रदेश की कांग्रेस सरकार समेत इंडी गठबंधन को घेरते हुए कहा कि इनका केवल एक ही नारा है, भ्रष्टाचार और भ्रष्टाचारियों को बचाओ। गालिब गम भुलाने के लिए ख्याल अच्छा है। आप भुलावे में रहिए। तमिलनाडु में भी हमारा वोट शेयर बढ़ रहा है, सीट भी आ रही है। कर्नाटक में हम पूरी की पूरी तरीके से रिटेन कर रहे हैं। इस बार हम आंध्र प्रदेश में और तेलंगाना में भी हम आगे बढ़ेंगे। उड़ीसा में हम बहुत आगे बढ़ने वाले हैं। वो साउथ में नहीं आएगा, ईस्टर्न पार्ट, लेकिन हम तेलंगाना में, हम उड़ीसा में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। ईस्ट में हम वेस्ट बंगाल में बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हम मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, आगे उत्तर भारत की जितने स्टेट्स हैं, इसमें तो वो कहीं दिख ही नहीं रहे हैं, उनके कैंडिडेट ही नहीं मिल रहे हैं। वहीं पार्टी के वरिष्ठ नेता राजनाथ सिंह ने मध्य प्रदेश में चुनाव प्रचार की बागडोर संभाली। उन्होंने खंडवा और खरगोन में चुनावी जनसभाओं को संबोधित करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी मध्य प्रदेश के साथ साथ अब पूरे देश में खत्म होने की राह पर है। मुझे लगता है कि भारत की जनता ने अब ठान लिया है कि जो महात्मा गांधी ने कहा था कि कांग्रेस को समाप्त कर देना चाहिए, भंग कर देना चाहिए, अब हमारे देश की जनता कांग्रेस को समाप्त कर देने पर पूरी तरह से आमादा है। मेरा ऐसा पक्का विश्वास। लोकसभा चुनाव के लिए अब तक 2 चरणों में मतदान हो चुका है। ऐसे में अब अन्य चरणों के लिए प्रचार प्रसार के साथ नामांकन का दौर भी जारी है। इसी कड़ी में नॉर्थ मुंबई लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार पीयूष गोयल ने भी नामांकन दाखिल किया। वहीं उनके साथ कोटा से भाजपा के उम्मीदवार ओम बिरला मौजूद रहे।
इस मौके पर पीयूष गोयल ने कहा कि जनता ने मोदी जी को तीसरी बार फिर से प्रधानमंत्री बनाने का मन बना लिया है। कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। उत्तर मुंबई तक में कोई कैंडिडेट नहीं दे पा रहे हैं। मेरे को तो सुनने में आ रहा है शायद शिवसेना के लिए सीट छोड़ देंगे। उनके पास एक व्यक्ति नहीं है जिस पार्टी को एक जमाने में ग्रैंड ओल्ड पार्टी कहते थे, उसके पास एक मुंबई में कैंडिडेट ना होना ये दर्शाते है क्या दर्दनीय हालत में कांग्रेस आ रही। इसके अलावा नई दिल्ली लोकसभा सीट से भाजपा उम्मीदवार बांसुरी स्वराज ने भी हरदीप सिंह पुरी और प्रदेश अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा की मौजूदगी में पर्चा दाखिल किया। वहीं हुगली से पार्टी की प्रत्याशी लॉकेट चटर्जी ने भी नामांकन पत्र भरा। इस दौरान उनके साथ उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी नजर आए। बहरहाल नामांकन के साथ ही सभी दलों ने प्रचार में तेजी ला दी है। ऐसे में 4 जून को यह देखना दिलचस्प होगा कि किसके सर पर जीत का सेहरा सजता नजर आएगा। जनादेश डेस्क, डीडी न्यूज। और जहां एनडीए नेताओं का प्रचार जारी है, तो वहीं इंडी गठबंधन की ओर से भी तमाम पार्टियों के नेताओं का चुनाव प्रचार अभियान जारी है। इस रिपोर्ट को देखते हैं। लोकसभा चुनाव के लिए प्रचार में सभी दलों ने पूरी ताकत झोंक दी है। इसी कड़ी में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिका अर्जुन खड़गे ने छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के भालेराव मैदान में जनसभा को संबोधित किया। मल्लिका अर्जुन खड़गे ने एनडीए पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि भाजपा 400 पार का नारा सभी समुदायों के अधिकारों को समाप्त करने का नारा है। ये चुनाव देश को एकता के साथ रखने का चुनाव है। ये चुनाव हमारे संविधान को बचाने का चुनाव है और ये चुनाव देश के लोकतंत्र को बचाने का चुनाव है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी भी ताबड़तोड़ प्रचार में जुटी हुई हैं। ममता बनर्जी ने मालदा में चुनावी जनसभा की। वहीं उड़ीसा के मुख्यमंत्री और बीजेडी प्रमुख नवीन पटनायक ने हिंजिली विधानसभा सीट से अपना नामांकन दाखिल किया। नवीन पटनायक वर्तमान में भी इसी विधानसभा सीट से विधायक हैं। नामांकन दाखिल करने से पहले वे उड़ीसा के गंजाम जिले के मां तारातारिणी पीठ में दर्शन करने पहुंचे। राष्ट्रीय जनता दल ने चुनाव प्रचार के लिए अपना एक चुनावी थीम सॉन्ग जारी किया है। इस संगीत के बोल हैं, चप्पा चप्पा गूंज उठा है, जन जन का विश्वास जगा है। आम चुनाव प्रचार में राजद इस संगीत के माध्यम से जनता को आकर्षित करेगी। मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष और मुंबई उत्तर मध्य निर्वाचन क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार वर्षा एकनाथ गायकवाड़ ने कहा कि उन्हें जनता का व्यापक समर्थन मिल रहा है। मुझे मेरे पिताजी की याद आई थी क्योंकि ये जिले से मेरे पिताजी का भी गहरा रिश्ता है और पिताजी हमारे जब 2004 में लड़ रहे थे तो इसी जिले से लड़ रहे थे, तो मैं अपेक्षा करती हूँ कि लोग मुझे भी आशीर्वाद देंगे जैसे उनको दिया। ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के राष्ट्रीय अध्यक्ष असदुद्दीन ओवैसी ने हैदराबाद में घर घर जाकर प्रचार किया। इस दौरान वे लोगों से मुलाकात करते दिखे। तो उधर आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनाव के लिए भी प्रचार जोरों पर है। विजयवाड़ा पश्चिम विधानसभा क्षेत्र के वाईएसआरसीपी उम्मीदवार शेख आसिफ ने डोर डोर चुनाव अभियान चलाया। तो वहीं आंध्र प्रदेश की निल्लोर सिटी विधानसभा क्षेत्र से टीडीपी उम्मीदवार पेंगुरू नारायण ने डोर डोर चुनाव प्रचार किया। चंडीगढ़ लोकसभा क्षेत्र से कांग्रेस उम्मीदवार मनीष तिवारी ने सुखना लेक पर मॉर्निंग वॉक के दौरान लोगों से मुलाकात की। वहीं आपके दक्षिण दिल्ली लोकसभा उम्मीदवार सहीराम पहलवान ने अपना नामांकन पत्र दाखिल करने से पहले रोड शो किया। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और यहाँ रुकें एक और छोटे से ब्रेक के लिए। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। आज हमारे देश की तरफ आंख उठाकर देखने का कोई साहस नहीं करता। पहले हम अपने देश में डरकर चलते थे, अब हमारे दुश्मन उनके देश में भी सेफ नहीं है। 10 सालों से देश सुरक्षित है। देश की सुरक्षा के साथ कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं। ये है मोदी की गारंटी। और मोदी जी को वोटिंग, ये है हमारी भी गारंटी। कमल का बटन दबाएं, भाजपा को जिताएं। गोल्डी छोले मसाले, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, जहाँ जाए रिश्ते बनाए, गोल्डी मसाले। तेरी होने वाली मदर इन लॉ कुछ ज्यादा ही ट्रेडिशनल है। ट्रेडिशनल लोग ज्यादा इमोशनल होते हैं। तो भाई साहब अब कोई किसी की लाइफ में आग नहीं लगा पाएगा। समर कूल, जो हर दिल करे कबूल।
और ब्रेक के बाद आपका फिर से स्वागत है। तेलंगाना में प्रचंड गर्मी के बीच भी चुनाव प्रचार और भी गर्मा गया है। क्या है तेलंगाना में चुनावी मुद्दे, इस पर बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष जी किशन रेड्डी से खास बातचीत की हमारे सहयोगी विशाल बैरिस्टो ने। तेलंगाना में चुनाव प्रचार जोरों पर है और मैं इस वक्त हूँ सिकंदराबाद में। मेरे साथ है जी किशन रेड्डी, जिनके ऊपर तेलंगाना चुनाव का दारोमदार है। रेड्डी जी, किस तरह से देख रहे हैं, किस तरह से चुनाव प्रचार चल रहा है? भारतीय जनता पार्टी सबसे पहले हमारे कैंडिडेट्स को फाइनल किया है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी का 5 रैलीज हो गया है और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का भी टूर हो गए। हम भी पार्टी के तेलंगाना की तरफ से एक यात्रा भी विजय संकल्प यात्रा नाम पर वो भी यात्रा कंप्लीट किया है। आज तेलंगाना में पहली बार भारतीय जनता पार्टी पक्ष में अच्छे माहौल है। सभी लोग, लास्ट विधानसभा चुनाव में कुछ लोग कांग्रेस को समर्थन किया, कुछ लोग बीआरएस को समर्थन किया, मगर इस चुनाव में सभी लोग भारतीय जनता पार्टी को हम डालेंगे। प्रधानमंत्री का जिम्मेदारी नरेंद्र मोदी जी संभालना चाहिए, ऐसा सभी लोगों का राय है, इर्रेस्पेक्ट ऑफ द आइडियोलॉजी, पार्टी, कास्ट एंड रिलीजन। ऐसा स्थिति है पहली बार तेलंगाना में। सर, मुख्यमंत्री रेवंत रेड्डी को एक दिल्ली पुलिस का नोटिस भी मिला है और उन्होंने अभी तक नोटिस का जवाब नहीं दिया है। किस तरह से देखते हैं आप इलेक्शन के दौरान? तो बिल्कुल रेवंत रेड्डी जी का गैर जिम्मेदारी के साथ काम कर रहे हैं। ये स्टिल इज नॉट फीलिंग एज ए मुख्यमंत्री है ऐसा नहीं समझ रहे। ये कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जैसे ही बात कर रहे हैं। जो भी भाषण देते हैं पूरा एक भी फैक्ट नहीं बोलते हैं, पूरा झूठ बात करते हैं। भारतीय जनता पार्टी रिजर्वेशन के बारे में गलत प्रचार किया है और एक भारत का होम मिनिस्टर एक तेलंगाना में ही एक भाषण दिया है, पूरा टीवी से लाइव किया है। वही भाषण को लोगों के पास है, यूट्यूब में है, सब जगह है। उस भाषण को मार्पिंग करके गलत प्रचार करना, लोगों के बीच में एक सामाजिक डिस्प्यूट डेवलप करना और लोगों के बीच में तनाव पैदा करना, ये बिल्कुल गलत है। इसीलिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से हम लगातार इस विषय पर कोर्ट को जाने की भी सोच रहे हैं। तो ये थे जी किशन रेड्डी, जिनका ये कहना है कि बीजेपी पूरी तरह से तैयार है इलेक्शंस के लिए और बीजेपी जो है प्रधानमंत्री के नेतृत्व में अच्छा परफॉर्म करेंगी तेलंगाना में। कैमरामैन मनमोहन के साथ मैं विशाल बैरिस्टो, डीडी न्यूज़, सिकंदराबाद। और दिल्ली में होने वाले लोकसभा चुनाव से ठीक पहले अरविंदर सिंह लवली के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष का पद छोड़ने के बाद कांग्रेस में कलह मच गई है। लवली को पार्टी में ही पुराने साथियों का समर्थन भी मिल रहा है। इनमें से कई पूर्व विधायक दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच हुए गठबंधन से काफी नाराज हैं। इस बीच प्रदेश कांग्रेस ने देवेंद्र यादव को अंतरिम अध्यक्ष नियुक्त किया है। वहीं लवली ने साफ किया है कि वो अभी किसी पार्टी को ज्वाइन नहीं कर रहे हैं क्योंकि उन्होंने पद छोड़ा है, पार्टी नहीं छोड़ी है। लेकिन उन्हें इस बात का बहुत दुख है कि पार्टी में सीनियर लीडर्स को नजरअंदाज किया जा रहा है, जो कांग्रेस के लिए अच्छा नहीं है। अरविंदर सिंह लवली से इन तमाम मुद्दों पर खास बातचीत की हमारे सहयोगी मुकेश शुक्ला ने। हमारे साथ हैं कांग्रेस के लीडर अरविंदर सिंह लवली। क्या कुछ ये कारण थे जिस तरह से आपने ये इतना बड़ा डिसीजन लिया? मैंने अपने लिए तो इस्तीफा दिया नहीं है। दिल्ली में कांग्रेस मुझे अध्यक्ष पद से ऊपर क्या हो सकता है, ठीक है। और इसीलिए मैंने उस पर मेंशन किया कि मैं तो टिकट भी नहीं मांग रहा था कि कहीं कोई कहे कि मैंने टिकट की वजह से इस्तीफा दे दिया। टिकटों में एक स्वाभाविक प्रक्रिया है, जिसकी टिकट नहीं होगी तो वो नाराज होगा। तो एज अ पार्टी अध्यक्ष मेरा काम है कि जो नाराज हो जाए मैं उसको मनाऊं। मुझे कहा जा रहा है उसको पार्टी से निकालो, तो मैं वो करने को तैयार नहीं था। जिस तरह का अलायंस हुआ, कन्हैया कुमार बाहर से आकर के यहाँ पर उनको प्रत्याशी बनाया गया, डॉक्टर उदित राय को बनाया गया, तो ये क्या, भले ही अगर आप खुश नहीं थे तो पार्टी ने इस पर पहले क्यों नहीं विचार किया? मैंने कभी किसी कैंडिडेट का विरोध नहीं किया। मैंने केवल इतना कहा कि कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भावनाओं को समझना चाहिए। दूसरा मैंने ये कहा कि पीसीसी की डिग्निटी मेंटेन रहनी चाहिए। आप उम्मीदवार डिक्लेयर करते हैं,
फॉर्मल अनाउंसमेंट से पहले कम से कम पीसीसी को बता तो दिया जाना चाहिए कि ये डिसीजन है। जो साथ में ये अलायंस हुआ, संजय सिंह कह रहे हैं कि आप उसके की मेकर थे, आपने ही सारे रूल को परस्यू किया। जब जेल गए केजरीवाल साहब तो आप पहले दिन सबसे पहले आप ही पहुंचे। ये किस तरह के आरोप लग रहे हैं, इसको कैसे देख रहे हैं आप? जी, मुझे भी पता लगा कि वो, मैं उनका धन्यवाद करना चाहता हूँ कि वो मुझे इतने बड़े लीडर समझते हैं, लेकिन उनको होता है, मैं भी शायद उनकी जगह होता तो अभी वो शायद वो जेल से आने के बाद उस ट्रॉमा से बाहर नहीं निकल पाए हैं। जब मैं अध्यक्ष बना 1 सितंबर को, उसके बाद वो जेल में चले गए। अब ये तो सोचने का विषय है कि उनको जेल से कैसे पता लगा कि मैं ही सब कुछ कर रहा हूँ। इसका मतलब वो रात को आते थे जेल से बाहर, तो ये तो जांच का विषय हो गया। दुर्भाग्य है और तकलीफ मुझे इस बात की है कि 4 सीटों पे कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है। वहाँ हम चारों पे चले जाओ आप अपना कैमरा लेके, कहीं पे कोई कांग्रेस नेता की फोटो, कांग्रेस का जिक्र उनके होर्डिंग्स पे लिखे, चलिए उनकी मर्जी है वो दें या ना दें। हमारे अपने कैंडिडेट भी केजरीवाल का फोटो बड़ा लगा रहे हैं, राहुल जी का, खड़गे जी का तो खैर गायब ही है, और राहुल जी का भी छोटा लगा रहे हैं और केजरीवाल का बड़ा लगा रहे हैं। अब मैं इसको कैसे जस्टिफाई करता वर्करों के साथ, ये है मेरी पीड़ा। मैं तो कांग्रेस का कार्यकर्ता रहना चाहता हूँ, बनस्पत ये रहने दें। नहीं रहने देंगे तो अपने साथियों के विचार करके निर्णय लेंगे। नाराजगी जो है वो जाहिर है और यहाँ पर अभी पार्टी के पद से इस्तीफा दिया, पार्टी नहीं छोड़ी है, लेकिन राजनीति में बहुत कुछ अभी होना बाकी है। कैमरा किशन चंद के साथ मैं मुकेश शुक्ला, डीडी न्यूज़ 10। और आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन ने मंगलवार को राज्य में आगामी चुनावों के लिए अपना प्रजागलम नामक संयुक्त घोषणा पत्र जारी किया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री और टीडीपी अध्यक्ष एन चंद्रबाबू नायडू, जनसेना प्रमुख पवन कल्याण और आंध्र प्रदेश के बीजेपी प्रभारी सिद्धार्थ सिंह भी नायडू के आवास पर उपस्थित थे। आंध्र प्रदेश में एनडीए में जनसेना, टीडीपी घोषणा पत्र में महिलाओं को 1500 रुपये मासिक पेंशन देने का वादा किया गया है। तेलुगु देशम पार्टी, जनसेना और भाजपा गठबंधन ने बेरोजगार युवाओं को 3000 रुपये मासिक वित्तीय सहायता देने का भी वादा किया है। एनडीए का मैनिफेस्टो टीडीपी के सुपर 6 और उनकी पार्टी के षणमुख व्यूहम का एक समायोजन है। टीडीपी ने पहले सुपर 6 की घोषणा की थी, जिसमें महिलाओं को मुफ्त बस यात्रा, प्रतिवर्ष हर घर में 3 मुफ्त रसोई गैस सिलेंडर और ताल्लिकी वंधनम योजना के तहत छात्रों को हर साल 15,000 रुपये मिलेंगे। हर घर में अलग जल पाइप कनेक्शन के साथ पीने का पानी दिया जाएगा। और इसमें एनडीए सहयोगियों के बीच सीट बंटवारे के समझौते के तहत टीडीपी 144 विधानसभा और 17 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्रों में चुनाव लड़ रही है इस बार के लोकसभा चुनाव में, जबकि भाजपा 6 लोकसभा और 10 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। जनसेना 2 लोकसभा और 21 विधानसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी। आंध्र प्रदेश के 175 सदस्य विधानसभा और 25 लोकसभा सीटों के लिए 13 मई को चुनाव होने हैं और वोटों की गिनती एक साथ ही 4 जून को होगी। पूर्व केंद्रीय मंत्री और राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा बिहार के काराकाट संसदीय क्षेत्र से एनडीए प्रत्याशी के तौर पर किस्मत आजमा रहे हैं। उपेंद्र कुशवाहा किस तरीके से अपना चुनाव प्रचार अभियान चला रहे हैं, उपेंद्र कुशवाहा ने हमारे सहयोगी राजेश राज से खास बातचीत की है। आइए आपको सुनाते हैं। अभी हम काराकाट लोकसभा क्षेत्र में मौजूद हैं, जहां पर राष्ट्रीय लोक मोर्चा के प्रत्याशी या यूं कहें कि एनडीए के प्रत्याशी पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा चुनाव मैदान में हैं। गैस सिलेंडर छाप के लिए वो वोट मांग रहे हैं। ये हम इनके प्रचार अभियान का जायजा लेने अभी उपेंद्र कुशवाहा जी के साथ सफर करेंगे उनके गाड़ी में, फिर आपको और रूबरू कराएंगे। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पूर्व केंद्रीय मंत्री उपेंद्र कुशवाहा अपने चुनाव प्रचार अभियान के दौरान अभी औरंगाबाद के नवीनगर विधानसभा क्षेत्र में हैं। काराकाट लोकसभा क्षेत्र में 3 विधानसभा क्षेत्र ऐसे हैं जो औरंगाबाद जिले का हिस्सा हैं। हमारे साथ उपेंद्र कुशवाहा जी मौजूद हैं। उनके चुनाव प्रचार का डीडी न्यूज की टीम जायजा ले रही है। उपेंद्र जी, राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा का सफर और गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह का होना, उपेंद्र कुशवाहा को गैस सिलेंडर चुनाव चिन्ह मिलने से कितना फायदा हो रहा है, लोगों को कैसे समझा पा रहे हैं? देखिए, सफर तो
निश्चित रूप से राष्ट्रीय लोक समता पार्टी से राष्ट्रीय लोक मोर्चा तक का जो सफर है ये काफी उपेंद्र कुशवाहा के राजनीतिक जीवन में उतार चढ़ाव बड़ा से भरा हुआ सफर रहा है। अब तो इसका कुछ निगेटिव पक्ष भी होता है, लेकिन पॉजिटिव पक्ष यह है कि आदमी इस तरह की परिस्थिति में बहुत कुछ सीखता है। जहाँ तक गैस सिलेंडर का सवाल है तो इसको सीधे गांव के लोगों को एक बार बता देने पर ऐसा चुनाव चिन्ह है कि कोई भूल ही नहीं सकता है। नीतीश कुमार जी के बारे में कहा जाता है कि वो अपने विरोधियों को कई बार निपटाते भी हैं, आपके संबंध उनसे बनते बिगड़ते रहे हैं। क्या अभी माना जाए कि गठबंधन में सब कुछ ठीक ठाक है? 100%। देखिए, राजनीतिक दौर में या किसी भी क्षेत्र में आप काम कीजिए तो कई बार किसी के साथ होना, किसी से अलग होना यह चलता है। इससे पहले भी आप शिक्षा राज्य मंत्री रहे, काराकाट के लिए कई काम भी आपने किया। इस बार क्या प्राथमिकता होगी? देखिए, काराकाट के विभिन्न हिस्सों में अलग अलग समस्या है। अब जैसे आप जाइएगा रोहतास वाले इलाके में तो वहाँ डालमिया नगर में कभी इंडस्ट्रीज का हब हुआ करता था, तो अब काफी समय से बंद पड़ा हुआ है, तो उसको फिर से रिवाइव करना। राष्ट्रीय लोक मोर्चा के अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा को घेरने की पूरी तैयारी माले के द्वारा की गई है। अब देखना होगा कि माले इस किले को भेद पाती है या फिर जीत का सेहरा उपेंद्र कुशवाहा के सिर पर आता है। कैमरामैन ललित के साथ काराकाट लोकसभा क्षेत्र से मैं राजेश राज, डीडी न्यूज के लिए। और महाराष्ट्र की सीमा से लगी कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट भाजपा कांग्रेस के लिए नाक का सवाल बन गई है। बेलगाम से भाजपा के जगदीश शेट्टार चुनावी मैदान में है तो कांग्रेस से मृणाल हेब्बलकर किस्मत आजमा रहे हैं। क्या कहते हैं बेलगाम के राजनीतिक समीकरण, देखिए बेलगाम की चुनावी जमीन से हमारे सहयोगी चंद्रशेखर की इस रिपोर्ट को। और इसके साथ ही इस जनादेश के इस कार्यक्रम से मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। महाराष्ट्र की सीमा से लगी कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा सीट काफी सुर्खियों में है। कर्नाटक की बेलगाम लोकसभा क्षेत्र राज्य की महत्वपूर्ण सीटों में से एक है। फिलहाल इस सीट पर 2004 के लोकसभा चुनाव से भारतीय जनता पार्टी का परचम लहरा रहा है। कभी ये सीट कांग्रेस का गढ़ हुआ करती थी। साल 1991 के लोकसभा चुनाव तक इस सीट पर कांग्रेस के उम्मीदवार ही जीतते रहे हैं, लेकिन धीरे धीरे घटते जनाधार के साथ कांग्रेस कमजोर हो गई और उसके हाथ से ये सीट निकल गई। इसके बाद से बीजेपी यहाँ मजबूत हो गई। बेलगाम लोकसभा सीट के अंतर्गत करीब 22,19,000 आबादी रहती है। इस पर कुल 15,81,000 मतदाता हैं, जिसमें 8,70,000 पुरुष और 7,70,000 महिला मतदाता शामिल हैं। इस क्षेत्र की लगभग 59% आबादी शहरी क्षेत्र में रहती है, जबकि 41% आबादी ग्रामीण क्षेत्र में रहती है। जातीय समीकरण देखें तो यहाँ एससी आबादी 9.74% है और एसटी समुदाय की आबादी 7.03%। 2024 के लोकसभा चुनाव में बेलगाम लोकसभा सीट से कुल 13 उम्मीदवार चुनाव लड़ रहे हैं। बीजेपी ने जगदीश शेट्टार को बेलगाम लोकसभा उम्मीदवार बनाया है। 68 वर्षीय शेट्टार, जो एक अनुभवी आरएसएस नेता माने जाते हैं, उनके पास बीकॉम और एलएलबी की डिग्री है। वे हुबली बार में 20 साल तक प्रैक्टिस करने वाले वकील रहे हैं। शेट्टार 6 बार विधायक रहे और जुलाई 2012 से मई 2013 के बीच कर्नाटक के मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। And now there is no credibility for the Congress in Karnataka. Corruption is going on, law and order maintenance is not very weak. So people's confidence in Congress government is almost coming down. So here also in Belgavi, there is no credibility for the Congress party in the Belgavi district. And I think who are the contesting, but here BJP is strong, our workers are strong, our leaders are strong. कांग्रेस के मृणाल हेब्बलकर, जिन्हें बेलगाम लोकसभा सीट से उम्मीदवार बनाया गया है, वे कर्नाटक के महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी हेब्बालकर के बेटे हैं। मृणाल हेब्बालकर को स्थानीय निवासी होने का अतिरिक्त लाभ है और वे पंचमसाली समुदाय से हैं। हालांकि कांग्रेस उम्मीदवार को गोकक विधायक रमेश जारकीहोली और अराभावी विधायक बालचंद्र जारकीहोली से बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है। केंद्र सरकार की जो योजना जो आते, हर एक सांसद के क्षेत्र में जो आते, उनका प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन होना चाहिए। और दूसरी बात तो हम बेलगाम के रहवासी जो भी है, हम लोग बहुत लकी है, क्योंकि हमारा बेलगाम का वेदर रहो,
हमारा यहाँ का जो सबसे फेमस हो, यहाँ का फाउंड्री हो, यहाँ का टूरिज़्म हो, यहाँ का वेस्टर्न घाट का जो फॉरेस्ट एरिया है। और हमारा बेलगाम क्यों लकी है? क्योंकि हमको 2 स्टेट का बॉर्डर शेयर करना पड़ता है और 2 स्टेट्स का भी कल्चर हमको मिक्स होता है। तो इस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो बेलगाम के लिए जो भी चाहिए वो यहाँ का पल्स मैं जानता हूँ, यहाँ का पल्स के हिसाब से काम करना मुझे बेहतर आता है, मैं बता दूँ। इस लोकसभा सीट के इतिहास की बात करें तो इस सीट पर पहला चुनाव 1957 में हुआ था। इस सीट से सबसे पहले कांग्रेस के बलवंत राव दातार सांसद बने। 1962 में बलवंत राव दातार दोबारा संसद पहुंचे। 1963 में कांग्रेस से हेमानंद कौजलगी ने जीत दर्ज की। 1967 में कांग्रेस ने NM नबी साहब पर भरोसा जताया और वे जीत कर लोकसभा पहुंचे। इसके बाद 1971 और 1977 के चुनाव में कांग्रेस के अपयप्पा कोटरा शेट्टी यहां से लगातार 2 बार सांसद बने। फिर 1980, 84, 89 और 1991 में कांग्रेस के षणमुखप्पा सिग्नाल लगातार 4 बार सांसद बने। 1996 में कांग्रेस के गढ़ में जनता दल के शिवानंद कौजलगी ने सेंध लगा दी और सांसद बन गए। इसके बाद 1998 में बाबा गौड़ा पाटिल भाजपा के टिकट पर लोकसभा पहुंचे, लेकिन 1 साल बाद ही 1999 के लोकसभा चुनाव में अमर सिंह पाटिल ने जीत दर्ज की और कांग्रेस ने वापसी की। लेकिन 2004 के चुनाव में भाजपा ने कांग्रेस से इस सीट को छीन लिया और सुरेश अंगड़ी सांसद चुने गए। फिर 2009, 2014 और 2019 के चुनाव में सुरेश अंगड़ी ने लगातार जीत दर्ज की। 2021 के उपचुनाव में मंगला अंगड़ी यहां से सांसद चुने गए। बेलगावी सीट में मुकाबला बेहद दिलचस्प है, जहां एक और कांग्रेस के मृणाल हेबालकर नए दौर के कर्नाटका का एक विजन लेकर सामने चल रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ जगदीश शेट्टार जो कि बीजेपी के टिकट से सामने हैं, वो भी अपने पूरे कार्यकाल के साथ साथ केंद्र में बीजेपी सरकार की उपलब्धियों को भी गिना रहे हैं। कैमरामैन शिव सुमन के साथ चंद्रशेखर, DD न्यूज़, बेलगावी। जनादेश के प्रायोजक थे MDH बढ़िया